तो एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के नेताओं ने बातचीत को मौका देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, गंभीर बातचीत चल रही है और ऐसा समझौता हो सकता है जिसे अमेरिका और पश्चिम एशिया के देश स्वीकार कर सके। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल केन और अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि मंगलवार को प्रस्तावित हमला नहीं किया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सेना को उन्होंने मना कर दिया, यानी आज रोका है। गंभीर बातचीत चल रही, यह भी उन्होंने कहा और साफ तौर पर कहा है कि कतर, यूएई और इसके अलावा एक दो देश और हैं जिन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले पर, सऊदी अरब की बात उन्होंने कही है कि इन सभी देशों ने आग्रह किया है कि आज के हमले को टाल दिया जाए, क्योंकि बातचीत की जो टेबल है उस पर चर्चा चल रही है और ऐसे में जो डील है वो एक ऐसी डील हो सकती है जिसकी संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। जैसा कि दावा किया गया है ट्रुथ सोशल पर खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो दोनों पक्ष मानने को तैयार हो जाएंगे। Very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied. हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना किसी भी समय बड़े स्तर के हमले के लिए तैयार रहेगी। ट्रंप ने कहा, प्रस्तावित समझौते में सबसे अहम शर्त यह होगी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। यह कीमत सबसे बड़ी है जिस पर ईरान को समझौता करना है और यह बड़ी खबर क्योंकि इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि समझौता ऐसा होगा कि दोनों पक्ष इसको मानने को तैयार होंगे। सबसे बड़ी जो इसमें शर्त है यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने इस बातचीत को फिर से अगर डीरेल करने की कोशिश की और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया या फिर ये कहा जाए कि इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर अमेरिकी सेना किसी भी वक्त बड़े हमले की तैयारी करके बैठी है। बड़ा हमला किया जा सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। सर, माथुर साहब, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं। आज ये बड़ा डेवलपमेंट है, लग रहा था कि शायद रात को या फिर आज दिन में किसी भी वक्त ये बड़ा हमला किया जा सकता है। हालांकि ईरान ने कहा हम के तैयार थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज का हमला हमने टाल दिया है और अरब के ही देशों ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने आग्रह किया था। यानी बातचीत बेहतर नतीजे की तरफ बढ़ रही है क्या? जय हिंद। देखिए जहां तक सवाल अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका का बिल्कुल क्लियर, ये बात मैंने कल भी कही थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उस हमले का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूं, जब तक आप हमला ऐसी स्थान पर नहीं करेंगे जिससे कि ईरान को चोट पहुंचे, तब तक उस हमले का कोई लाभ नहीं है। इन्होंने 40 दिन तक हमले करके देख लिए, इजराइल ने भी, अमेरिका ने भी, हजारों हजार इन्होंने हवाई हमले ईरान में जाकर के किए हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। परिणाम एक निकला कि अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति होने का जो एक वो उनका जो सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं डूब गया खाड़ी में। तो ये बात आपको समझने की है कि ये बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका दबाव बनाता रहेगा, इस प्रकार के मैसेजेस देता रहेगा जिससे कि ईरान के ऊपर दबाव बने और आर्थिक रूप से जो उसकी नाकेबंदी है उसको चालू रखेगा, ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार जितना भी थोड़ी बहुत प्रभावित हो रही है वो प्रभावित होती रहे। ये बिल्कुल क्लियर था। पहले उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर के 10-20 दिन 25 दिन निकाले कि भाई पाकिस्तान बात करवा रहा है, ये करवा रहा है, और अब उन्होंने सऊदी अरब और यूएई और इसका नाम लेकर के अपना जो उनका जो घबराहट, खौफ है कि हमले से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो क्या। देखिए, हमले से फायदा कब होगा? हमले से फायदा होगा 2 सूरतों में। पहली सूरत यह है कि आप उनके एनर्जी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी रिसोर्सेज पर हमला करें ताकि उनके ऊपर आर्थिक रूप से मार पड़े। उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, पहली बात। दूसरा हमला, जब तक आप कोई लिमिटेड इस प्रकार का बूट्स ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव, देखिए जो लीवरेज आता है, वो लीवरेज कौन कॉज करता है? वो लीवरेज, पीपल ऑन ग्राउंड गिव यू लीवरेज।
जब तक आप वो नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। 4 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, क्या नतीजा निकल के आ रहा है आपके सामने? आपने गाजा को मटिया मेट कर दिया, क्या निकल के रिजल्ट आया आपके सामने? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक आप उनके नर्व्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आपको कोई परिणाम मिलने वाला है नहीं। ईरान की रेजिम इस प्रकार की है कि वो चाहे पूरी तरह से खत्म, बर्बाद, तबाह हो जाएं, लेकिन वो अगले 100 साल तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। या तो आपको उनकी विचारधारा, उनकी जो सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है, जो कि संभव मुझे नजर नहीं आ रहा अभी। तो अब उनको ऐसी जगह आपको मारना पड़ेगा जिससे कि उनके ऊपर बहुत गहरा उसका प्रभाव हो। और वो आप नोटिस करिए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पार्स ऑयल फील्ड्स पर इजराइल ने हमला किया था, तो उसका पहला रिएक्शन अमेरिका से आया था। अमेरिका ने कहा था कि नहीं, आप एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वो रिएक्शन ईरान से नहीं था, सऊदी अरब से नहीं था, वेस्ट एशियन कंट्रीज, पश्चिम एशियाई देशों से नहीं था। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका को जब तक क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमला नहीं होगा, मुझे नहीं लगता उसका कोई लाभ होने वाला है। वो अमेरिका जानता है, इसीलिए वो बहाने ढूंढ रहा है कि अच्छा अभी मैंने पाकिस्तान को कह दिया, अब यूएई के कहने पर, फिर सऊदी अरब के कहने पर। मुझे लगता है कि यही बात आपको समझने की ये तो आवश्यकता बहाने है। हैं, ये बहाने, बिल्कुल सही आपने कहा। यूके देवनाथ साहब, आपके पास जब चूंकि ये जब बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत फ्रेश तरीके से वो सामने नहीं, अब एक तरह से उनका जो जैसे चेहरा दिखता है उस तरीके से था नहीं। एक प्रेशर इनके ऊपर है और ये तमाम चीज़ें बहाने के तौर पर रखा जा रहा है ताकि एक प्रेशर ये क्रिएट कर सके, जो अपने ऊपर दबाव है उसको कम से कम ईरान के ऊपर कहकर अपने लोगों को खुश कर सके। दूसरा ये कि क्या यूएई अब इस पूरे युद्ध में अमेरिका के लिए कमजोर कड़ी हो रहा, क्योंकि अगर एक बम ये ऊपर से गिराएंगे ईरान पर तो वो 4 मिसाइलें दाग देता है यूएई पर, बहरीन पर, कतर पर, और ये अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को पहले न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। अब दोबारा अगर रीइंस्टॉल वहां पर किया भी गया होगा तो भी इन इलाकों में हमले की संभावना ज्यादा होती है, और इसीलिए सिर्फ बातों के जरिए धमकाया जा रहा, बल्कि हमला नहीं किया जाएगा। हाँ संजय, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं, इसीलिए प्राय इरिटेट हो रहे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तो वो हैरान है, परेशान है, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, पेशेंस भी दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इस युद्ध से वह इस दलदल से अपने को कैसे बाहर निकालें। यूएई में कल जब ईरान ने हमला किया तो बहुत ही कैलिब्रेटेड, सोची समझी छोटी सी हमला किया उनके जनरेटर सेट पे, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत पास। ऐसा हमला करके ईरान ने दिखा दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर से गुस्ताखी की और ईरान के ऊपर फिर से हर रोज हजारों बम डालने शुरू कर दिए, तो ईरान उसकी छोटी सी जवाब तो देगा ही। और जवाब का एक नमूना उन्होंने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के जनरेटर सेट पर हमला करके दिखा दिया। देखिए यूएई जो है वो हमेशा से ही अमेरिका की छत्रछाया में रहा है। उसने 2020 में ईरान के इजराइल के साथ दोस्ती कर ली। तो वो क्या रहा है, अमेरिका ने यूएई को बेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स है, थर्ड सिस्टम्स है, इनसे लैस किया है। लेकिन क्या हुआ, फाइनली तो कुछ भी नहीं हुआ है, बचा नहीं सके यूएई को, उनके न्यूक्लियर संयंत्र को। पिछले महीने खबर ऐसी आई थी कि यूएई को इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम के इंटरसेप्टर्स दे दिए हैं। ऐसी भी खबर आई थी। नेतन्याहू खुद दावा किया कि वो खुद छुप कर यूएई गए थे। तो क्या हुआ, इजराइल की जो आयरन डोम है वो तो बचा नहीं पाई ईरानियन। एक सिंगल ड्रोन आया कहीं से घूमते घामते और आयरन डोम जो है वो चुक गया। तो ये दिखा रहा है कि ईरान ने हमेशा के लिए प्रूव कर दिया है कि अब अगर अभी अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर बमबारी शुरू करेंगे तो फिर ईरान भी अपनी तरफ से इस तरह की छोटी छोटी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन उसका हश्र गल्फ कंट्रीज की जो हालत होगी वो बहुत ही ज्यादा नाजुक, बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में गल्फ कंट्रीज को पहुंचा देगा। ये ईरान का मास्टर स्ट्रोक हमला माना जाना चाहिए, कल उसने यूएई में जो दिखाया। जी बिल्कुल, और एक ड्रोन से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात मैसेज पहुंचाने में सफल हो गया ईरान
लेकिन माथुर साहब, ये जो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होगा और इस बात पर डील आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसा समझौता होगा जो दोनों पक्षों को मानने के लिए अनुकूल होगा, दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या यह माना जाए कि इन बातों में वाकई में सच्चाई है? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी ठीक है, बिल्कुल आगे आगे सर, आगे। हाँ हाँ, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो 5 सूत्र दिए थे इनको। कई बार 15 पॉइंट, 14 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट के एक्सचेंजेस हो चुके हैं और जो 5 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे वो 5 इतने खतरनाक किस्म के पॉइंट थे। अगर मैं बताता हूं आपको कि भाई आप हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को वापस करो, न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ, आपके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको मैं खाली नहीं करूंगा, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा और कोई मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आइंदा आने वाले समय में हमला होगा या नहीं होगा। ये इनमें से एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पे ईरान किसी भी कीमत पे एग्री करेगा। तो ये जो बातचीत का वो आपको मुखौटा नजर आ रहा है और जो ये तमाम चीजें इस बात को बता रही हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत में। देखिए मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। जब भी ये मिलिट्री का सोच है कि जब भी आप किसी युद्ध में जाते हैं, ये अभिमन्यु का समय नहीं है। जब भी आप किसी चक्रव्यूह में जाते हैं तो आपके पास उसमें से निकलने का एक रास्ता होना चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप होप, उम्मीद के ऊपर पूरा अपना मिलिट्री प्लान, ये सेइंग है आर्मी में, मिलिट्री में, कि होप इज नॉट ए प्लान। अमेरिका ने अपना पूरा प्लान इस उम्मीद पर बनाया था इस ईरान के युद्ध में कि मैं खामनेई को मार दूंगा, 4, 5, 10, 12 और लीडर मार दूंगा, 2-4 IRGC के कमांडर मार दूंगा और ईरान जो है वो घुटनों पर आकर के भीख मांगना शुरू कर देगा, जैसा कि मैंने शायद सीरिया में कर लिया या शायद लीबिया में कर लिया या वेनेजुएला में कर लिया या इनको धमका दिया, उनको धमका दिया। तो ये उनको, उनके विचार रहा था। तो ये दूसरी बड़ी गलती। तो अब जो परिस्थिति है वो, अगर ये लगता है कि वो इतनी बड़ी 5 इतनी खतरनाक शर्तें देंगे, वो दी ही इसलिए गई हैं संजय कि उनमें से कुछ जगह पर वो अपना थोड़ा लचीलापन दिखाएंगे कि अच्छा क्या है कि भाई हमने आपके एसेट्स थे तो 25% हम डिफ्रीज कर देंगे, उनको निकाल देंगे। तो ये इस वजह से इतनी खतरनाक उन्होंने दी। तो जहां तक सवाल न्यूक्लियर का है, अगर अमेरिका एक भी कदम न्यूक्लियर वाले मसले पर पीछे आता है तो वो अमेरिका की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगी संजय। अमेरिका के पास अपना मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी कि आपने इतना बड़ा युद्ध किया, अरबों खरबों डॉलर आपने बर्बाद कर दिए, अमेरिका की रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर दी और उसके बाद आपको मिला क्या? ईरान बना रहा है बम। तो ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और वो और बहाने ढूंढते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, वहां पर और अपनी फौज बढ़ाएंगे ताकि ईरान के ऊपर दबाव पड़े। और उनकी उम्मीद सिर्फ यही है कि ईरान को आर्थिक रूप से इतना तोड़ो कि ईरान के अंदर से बगावत हो। ये मुझे लग रहा है उनकी एक उम्मीद, एकमात्र उम्मीद बची हुई है। तो इसी वजह से वो दौड़ करके शी जिनपिंग के पास गए थे, क्योंकि जो ईरान की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई अगर है, जो संभाल रहा है, जो वेंट है, इसका जो ब्लॉकेड है, वो चीन है। उनको ये उम्मीद थी कि चीन को मैं ये ऑफर करूंगा कि ये दे देंगे, ट्रेड दे देंगे, हम ताइवान पे भी बात करने को तैयार हैं, तुम ईरान को दबा लो। वो हुआ नहीं। इस वजह से उनके फिर बरगलाने वाले स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि मैंने पाकिस्तान पर एहसान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो परिस्थिति ऐसी है संजय कि इनको कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और ये लेसन हमारे से इनको सीखने की जरूरत थी, लेकिन उस समय वो कहते रहे कि मैंने बंद करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, मैं दादा। वो स्ट्रेटेजी होती है कि हम गए ऑपरेशन सिंदूर में, अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को 22 मिनट में हासिल किया और उसके बाद पाकिस्तान को कह दिया कि आज के बाद जो कुछ होगा वो आपके एक्शंस का रिएक्शन होगा, हमने अपना काम कर दिया। उसको कहते हैं प्लानिंग एंड एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली। जाग करके बाहर निकलना, तो वो अमेरिका के पास नहीं है और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। और खास करके अब जिस तेजी से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है ट्रंप साहब का ये साल
का अंत देख पाएंगे या नहीं एज ए प्रेसिडेंट, आई हैव माई डाउट्स। अच्छा, जब कहा जाए कि अगर युद्ध समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा, चूंकि अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, क्योंकि एक तरफ से हमारी तरफ से युद्ध रोका जा रहा है तो उधर समझौते की बात चल रही है, और जो उनके सहयोगी देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनकी तरफ से ऐसा आग्रह किया जा रहा है। देवनाथ साहब, जरा इस बात को समझाइएगा। कई दफ़ा अमेरिका इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाता है कि गुमराह करता है और उसी बीच में अपनी ताकत या फिर अपने सैन्य मजबूती उस पूरे इलाके में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाता है और फिर अचानक से हमला कर देता है। क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई में इस तरीके से है? क्योंकि इजराइल तो कहा जा रहा है कि आदेश के ऊपर बैठा हुआ, आदेश मिले तो वो हमला कर ले, लेकिन अमेरिका के बस की बात अब है कि इस पूरे इलाके में दोबारा वो फिर से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत करे? संजय, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वह इस युद्ध में दोबारा क्या ईरान के ऊपर बमबारी शुरू करेंगे? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। पेंटागन के जितने जनरल्स हैं, जितने एडमिरल्स हैं, जैसा कि जनरल माथुर ने भी कहा कि पेंटागन के जितने एडमिरल्स हैं और जितने जनरल्स हैं, वो एक ही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि ठीक है, बमबारी तो हम चालू कर देंगे, लेकिन वो बमबारी 10 दिन के लिए करनी है, 20 दिन के लिए करनी है, 40 दिन के लिए करनी है, उसके बाद क्या? तो कब रोकना है? क्या वो बमबारी असीमित समय के लिए चलेगी? उसके बाद क्या? जमीन पर क्या हासिल होगा? तो देखिए, युद्ध जो है हमेशा सुप्रीम कमांडर जो होता है अमेरिका में, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके आदेश पर होता है। तो सुप्रीम कमांडर को एक एग्जिट पॉलिसी बनानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि वो एम क्या है। जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वॉर। प्रिंसिपल ऑफ वॉर में जो पहला प्रिंसिपल है वो है सिलेक्शन ऑफ एम, फिर उसको मेंटेन करो, बदलो मत। तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपने जनरल्स को, एडमिरल्स को और एयरफोर्स के बड़े अफसरान को ये नहीं बता पाए कि वो क्या हासिल करने पर बमबारी बंद होगी। देखिए, जनरल्स युद्ध लड़ सकते हैं, जनरल्स युद्ध बंद नहीं कर पाते हैं। युद्ध बंद करने वाला पूरी तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होता है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज बहुत बुरी हालत में है। उनके कच्चे तेल, गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनका टूरिज्म बंद है, उनके मॉल बंद हैं, सारे होटल्स अगले 6 महीने के लिए सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, उनकी इकोनॉमी धराशायी हो रही है। हम सोच रहे हैं कि शायद ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है, इसकी वजह से सिर्फ ईरान को नुकसान हो रहा है, नहीं, गल्फ कंट्रीज का भी कच्चा तेल, गैस का जो एक्सपोर्ट है वो पहले के मुकाबले महज अब 50% या 25% रह गया है। ठीक है, वो पाइपलाइन के द्वारा इधर उधर से कुछ कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पहले के मुकाबले बहुत कम है। तो गल्फ कंट्रीज को डर क्या है संजय, मैं एक लाइन में बताऊंगा। गल्फ कंट्रीज को डर ये है कि ईरान अगर छोटे छोटे भी हमले कर देगा गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जनरेटर सेट पर हमला करके ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, एक सैंपल दे दिया, तो गल्फ कंट्रीज को समझ में आ रहा है, उनको बचाएगा कौन? यूएई में अगर पेट्रियट एयर डिफेंस फेल हो गई, हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, इजराइल ने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने आयरन डोम लगा दिया वहां पर, वो भी फेल हो गया। तो फिर कल जब ईरान फिर से हमला करेगा गल्फ कंट्रीज पर, तो उनको कौन बचाएगा? और ईरान ने कह दिया कि वो हमला नहीं करेगा गल्फ कंट्रीज पर। देखिए, ये बहुत क्लियरली ईरान ने कहा है कि वो जनरल, मतलब फिर से वो 20-30-40 ड्रोन लॉन्च करे, ऐसा नहीं करेगा जब तक कि गल्फ कंट्रीज एक्टिवली अमेरिका को हेल्प नहीं करती हैं। संजय, ये बहुत सेंसिटिव सा मुद्दा है। मैं समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सारे गल्फ कंट्रीज जो है अपने यहाँ से अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ऑपरेट करने का परमिशन देते रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ जाएं, अमेरिकन एसेट्स। समझिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज आकर भारत को पता लग जाए कि हमारे एक पड़ोसी मुल्क से, समझिए बांग्लादेश, वहां से चीन ऑपरेट कर रहा है और चीन बांग्लादेश से चीन की एयरफोर्स, आर्मी या नेवी ऑपरेट कर रही है भारत के खिलाफ, तो फिर भारत क्या बातचीत करता रहेगा बांग्लादेश के साथ? नहीं,
अगर बांग्लादेश वाकई चीन की आर्मी नेवी एयरफोर्स को ओपनली सारी सहूलियतें देता कि वहां से चीन की आर्मी नेवी एयरफोर्स भारत पर हमला करे, तो भारत जाहिर बात है बांग्लादेश को सख्ती से डील करेगा। तो ईरान भी वैसे ही कर रहा है। मैंने बहुत मोटा सा एग्जांपल दिया है कि हमें ईरान की इस मनोभावना को, उनकी जो युद्ध लड़ने की जो फिलॉसफी, उसको समझना पड़ेगा। जब ईरान बिल्कुल सही। कहता है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं अमेरिका को अपने यहाँ बेस ना बनाने दें, तो एक एग्जांपल देके मैंने ईरान की मनोभावना को समझाने की कोशिश की है। और ईरान मेरे ख्याल से सही है। दुनिया का कोई, अब अमेरिका को देख लीजिए, मैं 1962 की बात है, रशिया ने क्यूबा में मिसाइलें लगा दी थी और क्यूबा से अमेरिका पास है। तो क्या अमेरिका ने टॉलरेट किया कि रशियन मिसाइल क्यूबा में लग गई है, चलो ठीक है पिकनिक मनाते हैं? नहीं, अमेरिका ने बहुत ही कठोर कार्रवाई की, क्यूबा को घेर लिया, रशिया को बाध्य किया कि मैं 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। अमेरिका ने रशिया को बाध्य किया कि वो क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटाए। तो ईरान भी वही चाहता है कि कोई भी देश अपने सर, अभी backyard ताजा में, एग्जांपल ही अपने समझिए, पड़ोस में ग्रीनलैंड को लेकर, दुश्मन अक्वायर करने को लेकर यही तो रणनीति है। वहां कहीं चाइना और कहीं रशिया जो है कि बेस ना बना ले, उनकी मौजूदगी ना हो जाए। अपने आसपास तो किसी को रखना नहीं है उनको, लेकिन दूसरे देशों के आसपास अपने मिलिट्री बेसिस किसी भी हाल में चाहिए। ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। ठीक है सर, मैं आता हूं। माथुर साहब, जरा एक चीज बताइए, ईरान के लिए इस वक्त प्रायोरिटी क्या है? अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना, चूंकि सुप्रीम लीडर तो रहे नहीं, ठीक है, आपने अपने रिजिम को एक तरह से बचाने में कामयाब हो गए, नेता जरूर मारे गए, टॉप लीडरशिप मारी गई, टॉप ऑफिशियल्स मारे गए, लेकिन चुनौती यह है कि अपने देश की जनता को संभालें, वहां की अर्थव्यवस्था को संभालें, या फिर न्यूक्लियर वेपन रखने को लेकर या बनाने को लेकर जो जिद है उस पर कंटिन्यू चलें? संजय, देखिए, ईरान का जो 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 अभी जो मानसिक जो है वो तमाम आईआरजीसी के ऊपर निर्भर है। ये बात मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ईरान आज पूरी तरह से आईआरजीसी की गिरफ्त में है। तो अब उनको, मुझे लगता है कि उनके लिए पैशन, उनके लिए जज्बा और बदला, ये ईरान की खुशी से, ईरान की किस प्रकार से प्रगति हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। और यही वजह है कि उनको उनसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनका आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है, उनका सामरिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी, हमने इजराइल को डरा दिया, और हम पूरे यहाँ पर लड़ाई लड़के और किसी के ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं। देखिए, जब इस प्रकार की मानसिकता वाली रजीम आपके पास है, तो इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, आपके लोग कितना सफर कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, ये बात इसलिए नहीं पता कि उनके पास अंदर से, हमने 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो पूरा विपक्ष सारी सड़कों पे आ गया, जहां सड़कें नहीं थी वहां भी आ गया। बिल्कुल सही। लेकिन ईरान में इतना जबरदस्त तबाही हो रही है, ईरान की आर्थिक रूप से तबाही हो रही है ईरान की, बावजूद उसके आ नहीं रहे या आने दिया नहीं जा रहा, वो एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपोजिशन उनके निर्णयों के खिलाफ नहीं है। तो जहां तक आपके प्रश्न के उत्तर का सवाल है कि ईरान को अंतर नहीं पड़ रहा कि क्या उसका नुकसान हो रहा है, वो बात कहता है कि मैं अपने नुकसानों को बाद में निपट लूंगा, फिलहाल मैं जो मेरी स्टैंड है उसके ऊपर कायम रहूंगा। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मेरा हक है, उसको मैं अपना हक बनाए रखूंगा, और अमेरिका या किसी भी गल्फ कंट्री को, किसी भी देश को मेरे पास आकर के मेरे दुश्मन को पनाह देना, उसको वहां पर अपने हथियार लगाने देने का कोई हक नहीं है। तो जो मेरे दुश्मन को वहां पर हथियार लगाने देगा उसको भी मैं सॉर्ट आउट करता रहूंगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है ईरान का व्यू। तो इससे कोई उनको अंतर नहीं पड़ रहा कि उनकी इकोनॉमी फिलहाल कहां जा रही है। उनको जब तक रूस और चीन से चाहे थोड़ी बहुत ही मिल रही हो, सब उनको मदद मिल रही है, और उनको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस और चीन की वॉइस का लाभ मिल रहा है। उनकी जितनी भी जो बातचीत हो रही है, सब उनके ईरान के पक्ष में बोला जा रहा है, चाहे वो यूएन हो, वहां वीटो किया है उन्होंने कुछ, तो वो बिल्कुल क्लियर हैं।
आपको मैं ये बताना चाहता हूं संजय कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो उसको पता नहीं है कि क्यों लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, कहां से लड़ रहा है, क्यों। और ईरान को ये पूरा पक्का मालूम है कि वो क्या चाहता है, क्या चाहता है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है सर, एक तो ब्रेक के ये लिए जाना अंतर पड़ रहा है। है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका को एम ही नहीं पता है और असल में वो एंट्री तो कर गया लेकिन निकल नहीं पा रहा, चक्रव्यूह का दरवाजा उसको पता नहीं है।